ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली आज हम पढ़ेंगे हाउ वी टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए, ठीक है, और आपके पास डेटा भी आ गया। आपको ये भी पता है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट सेकंड यू नो, एंड यू आल्सो नो अबाउट द इंटीग्रल रेट इक्वेशन और रेट लॉ फॉर ऑल ऑर्डर्स। ओके, अब आपने ये देखना है कि हाउ विल यू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप थ्योरेटिकली फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन से? केमिकल इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन की लिखी होती है उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? यू नीड टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। उससे आपको फिर वो वैल्यू मिलती है, अदरवाइज आप वो नहीं कर सकते। फिर आपके पास क्या है? डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो लैब में आप यूज करते हैं। मसलन आपने अभी जो लास्ट टाइम जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया है, जिन बच्चों ने भी किया है, जो बाकी आज होगा ना, जैसे आज करेंगे, कि आपने वहां पे क्या किया था? टाइट्रेशन की थी। एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें आपने वॉल्यूम जो था उसको नोट किया, ठीक है। उस वॉल्यूम को नोट करके फिर आपने वो इक्वेशन लगाई और उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और वो सारे, अभी वहां पे तो आपने रेट कांस्टेंट निकालना है ना, ठीक है। वो आपको बता दिया था कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास एक आप सॉल्यूशन फेज में भी जाके उसमें कंडक्टेंस फाइंड करके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की फाइंड करके उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। आप रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो आपने वॉल्यूम मेजर किया है, गैसियस सिस्टम हो या फ्लूइड में हो, आप वो भी केमिकल रिएक्शन में वॉल्यूम फाइंड करके भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, फिर उससे ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप अगर गैसियस सिस्टम है तो उसमें प्रेशर को फाइंड करके आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन नीड, बेसिकली यू नीड टू फाइंड द चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो आप प्रेशर की तरफ जाएंगे, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन फेज में है, तो आप यूजली वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, या फिर उसकी कंडक्टेंस मेजर करेंगे, या फिर उसका पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो वो पोटेंशियोमेट्री एक टेक्निक होती है, उसको भी यूज करके आप रेट ऑफ रिएक्शन एंड देन ऑर्डर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। आपने सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन है, रिएक्शन हुआ, आप उसकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से जाके डिटरमिनेशन करें, वो ग्राफ लें, उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि फिर उसका डेटा लेंगे तो स्पेक्ट्रो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रोफ्लोरिमेट्री होती है। स्पेक्ट्रोफ्लोरिमेट्री वो क्या होती है कि जिस तरह कोई भी सॉल्यूशन होता है या कोई भी मटेरियल होता है या कोई भी कंपाउंड होता है, वो जिस तरह लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट एमिट भी करता है, इसी तरह कुछ मटेरियल में फ्लोरेसेंस का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। फ्लोरेसेंस जो इमीडिएट प्रोसेस है कि आपको बाद में चीज भी जरा वो चमकदार नजर आती है, वो कुछ मटेरियल आपको डिपेंड करता है कि आपने किस टेक्निक की तरफ जाना है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच यू आर गोइंग टू फॉर्म। जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी नेचर कैसी है, अगर उसको आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से चेक कर सकते हैं, देन यू विल गो फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अगर उससे नहीं कर सकते तो यू हैव अनदर ऑप्शन। अगर वो फ्लोरेसेंस देता है तो आप फ्लोरिमेट्री की तरफ चले जाएं। अगर उसको आप वो कंडक्टिविटी शो करता है, वो कंडक्टर है, तो आप उसकी कंडक्टिविटी की तरफ चले जाएं। अगर आप सिंपल उसका वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है तो आप नाइट्रेशन की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि इनडायरेक्टली ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने में आपकी हेल्प करते हैं। मैंने वर्ड बोला इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन कि आप डायरेक्ट नहीं उससे काम कर सकते, आपको कुछ डेटा मिलेगा, उस डेटा को फर्दर आप एनालाइज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपको जो है वो रिजल्ट करेंगे। वर्ड समझ आया? ठीक है। तो अब आपके जहन में आ गया कि जी भाई हम कंडक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं, कंडक्टेंस फाइंड करके हम नाइट्रेशन भी कर सकते हैं, हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी
हाँ वो भूल गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कुछ कंपाउंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना। अब उनकी आप ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करके तो फिर आप देखते हैं कि टाइम के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आया है, ठीक है। उसका फिर आप ग्राफ बनाते हैं तो आपका आइडिया हो जाता है। कंडक्टेंस से फाइंड कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूवी विजिबल वाली बात कर चुका हूँ, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री गैसियस फेज में है तो प्रेशर, वैसे है तो आप वॉल्यूम, तो ये सारी चीजें करके आप फाइंड कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने लगे हैं कि वो क्या है, हाउ विल यू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमिनेशन ऑफ order of reactions, reaction or reaction कि आपके पास डिफरेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं, उनके आपने ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। पहला जो मेथड है वो तो है ही बड़ा डाटा सा मेथड, मीन हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल भी है मगर इसको हम ये भी कह सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ और रेट इक्वेशन। मसलन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, यू डिड द एक्सपेरिमेंट एंड यू हैड इट्स initial concentration and concentration after some time t, मगर अब आपको पता नहीं है ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ये क्या है, तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को लेके उस डेटा को लेके वो जितने भी आपने उनकी रेट इक्वेशन लिखी हुई है उनमें उनकी वैल्यूज लगाते हैं। मसलन फर्स्ट ऑर्डर में क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है कि आप क्या करते हैं, x इज इक्वल टू के डी एन, के क्या होगा x ओवर टी। अब अगर आप इस इक्वेशन पे वो डेटा अप्लाई करते हैं और हर टाइम के बाद आपकी k की वैल्यू सेम आना शुरू हो जाए तो इट मींस कि वो रिएक्शन आपका जीरो आ जाएगा, k की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ जी, k कांस्टेंट है ना, तो ये आपकी इक्वेशन किस ऑर्डर के लिए है, जीरो। ये कौन सी है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अगर तो आप इसमें जो डेटा आपको मिलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो यहाँ पे अप्लाई करते जाते हैं और आपकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है तो वो जीरो है। अगर वो यहाँ पे नहीं कांस्टेंट हो रही, आपने चेक किया वो कांस्टेंट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो जीरो ऑर्डर नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो कौन सी है, ये है ना, ठीक है। तो इसका के कैसे फाइंड करेंगे आप, 1 ओवर टी नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट ओवर ए टी। अब आप वो जो आपको डेटा मिला हुआ है उसमें आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन भी होती है और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी भी होती है, वो यहाँ पे नोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम। अगर 30 मिनट्स पे थी तो वो 30 वाली ए टी की वैल्यू, तो अगर वो कांस्टेंट हो जाती है तो इट मींस कि आपका रिएक्शन उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर वाली है वो क्या है, ये है ना, तो ये इधर लाइन के 1 ओवर टी 1 ओवर ए टी माइनस 1 ओवर ए नॉट। अब यहाँ पे अगर पुट करते जाए वैल्यू और एट एंड आपको आंसर हर टाइम पे ही आफ्टर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम वो के की वैल्यू कांस्टेंट रहे तो वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। मगर क्या ये वाकई हीटेड ट्रायल बन रहा है ना, है ना, हीटेड ट्रायल बन रहा है ना कि भाई आपने ले लिया, आपने सारी चीजें अप्लाई कर दी,
अब हो सकता है कि आपने तीनों इक्वेशन लिख दी, तीनों का डेटा आप लगाएंगे तो अभी आपको कंफर्म नहीं है, आप यहाँ पे लगाते हैं वो फिट हो गया, दैट्स गुड, आपका हिट एंड ट्रायल में आपका आइडिया फिट हो गया। अगर वो ये नहीं होता तो आप ये अप्लाई करेंगे, ये नहीं होता तो आप ये करेंगे। दिस सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। ये है ठीक, ये भी ठीक है, अगर पता हो तो दैट्स गुड। अब ये है जस्ट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो तो फिर हमें रेट कांस्टेंट निकालना तो आसान है ना। जब हमें पता है कि रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर है तो आप बाकी दोनों इक्वेशंस अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं करेंगे क्योंकि आपका है ही Zero order. ठीक है। इसी तरह दूसरा जो मेथड है वो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन या ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या है, इसमें आपके पास आफ्टर टाइम टी इनिशियल कंसंट्रेशन मिल जाती है और आफ्टर सम टाइम टी वाली कंसंट्रेशन भी मिल जाती है। आप फिर क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड है सिंपल। आपको पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसकी इक्वेशन, उसका ग्राफ कुछ यूं होता है। आप क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइम वाली वैल्यूज भी है आपके पास, है ना, तो आप पूरा डायरेक्ट ग्राफ ड्रा करेंगे ए टी वर्सेस टाइम। अगर तो वो इस तरह आता है तो वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर। अगर वो इस तरह नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इट माइट बी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप उसका नेचुरल लॉग लेके अगर टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ यूं आता है। अगर वो इस तरह आ जाए तो आप समझेंगे ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। और अगला क्या है, कौन बताएगा मुझे, सेकंड ऑर्डर के लिए 1 ओवर ए टी वर्सेस टी, तो ये यूं स्टार्ट होता है। ठीक है, अब कंपैरिजन टू दिस इज मोर इजियर। कैसे, आप एक्सेल में जाते हैं, आपके पास ए टी की वैल्यू है और टी की वैल्यू है। आप एक्सेल शीट पे जाके क्या करें, ए टी इधर टाइम लिखें, इधर ए टी लिखें, इधर उसका नेचुरल लॉग ले लें, इधर 1 ओवर ए टी कर लें। पहले इसका ग्राफ बना लें डायरेक्टली, अगर वो ये आ जाए ओके, नहीं आता तो क्रॉस। इसका और इसका बनाएं, ये आता है तो ठीक, नहीं आता तो खत्म। और अगर इसका बनाए तो फिर क्या, ठीक है। तो ये रिलेटिवली इजी डिफरेंट मेथड है ना आपके पास। अब ये मोस्टली जब आप इंटरव्यू वाले में जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो कहते हैं कि आपको ये डेटा हमने दे दिया है, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करें। वो कहते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आफ्टर टाइम टी और ये साथ में टाइम में बताइए कौन सा ऑर्डर है। अब वहाँ पे सारा डिटरमाइन करना तो मुश्किल है, आप बता देंगे कि सर हम इनके ये ग्राफ ड्रा करेंगे, जो जिसका ग्राफ में फिट आएगा हम कह देंगे कि ये वो वाला ऑर्डर है। ठीक है, ओके। एक और मेथड भी है, मैं कहता हूँ काइनेटिक्स। अभी देखो इतना हम फ्लो से चल रहे हैं, पहले हमने ऑर्डर वो रिएक्शन की स्टडी की, ठीक है। अभी आपको ये पता लग गया कि हमने किस किस टेक्निक से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपको ये आइडिया होगा कि ऑर्डर कैसे। एक और है, वो है हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, कि आप हाफ लाइफ मेथड को यूज करते हुए यूजिंग हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमें पता है कि हाफ लाइफ जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इस फैक्टर से, यू लिखते हैं। अगर n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब n अगर 0 है, जीरो कैसे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
-1 क्या मतलब ये ऊपर जाएगा, हर्ष हो जाएगा। मगर ये स्टेटमेंट जो है ना ये जीरो ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होती, जीरो से आगे आपको चलना है 1 2, क्योंकि जीरो ऑर्डर तो की हाफ लाइफ डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। करती है करती है, तो वो लास्ट लेक्चर देखो, ठीक है। तो ये सब पे ही अप्लाई होता है, जीरो भी करो, ठीक है, तो उसकी हाफ लाइफ उस पर डिपेंड करती है, मगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर पे अब यहाँ पे देखना है, फर्स्ट ऑर्डर पे जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। बता दो यार, क्यों नो नो का किसने कहा? आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा यार यहाँ पे देख लो ना, अगर अगर 1 होगा 1 -1 0 0 तो उस पे डिपेंड है, ये आपने प्रूव भी किया था, है ना, किया था ना। अच्छा, और अगर थर्ड ऑर्डर हो तो वो उसके स्क्वायर के। अच्छा, अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, अगर t जो वो हाफ लाइफ वाला टाइम है, इसको आप 1/2 लिख लें, t हाफ लाइफ, ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू c एनी कांस्टेंट a 1 - n लिख सकता हूं। यस सुनिए ना, ऊपर गया ना बार बार। अब इसका लॉग ले लें ऑन मोल साइज, ले सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग लेंगे जो भी लें, t वो हर टाइम पे आप हाफ लाइफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c प्लस 1 - n नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इनका ग्राफ बनाओ, तो क्या हो जाएगा, t 1/2 वर्सेस नेचुरल लॉग ऑफ a, क्योंकि हर हाफ लाइफ के लिए उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप, है ना, ये उसका स्लोप होगा ना, ठीक है। क्या इस केस में हमारा वो जरा उल्टी गंगा बहेगी। इक्वेशन ये देखिए, इक्वेशन आपके पास ये है, तो इसमें आपके पास स्लोप जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा ना, ये बात ठीक है, हाँ, तो ये स्लोप क्या होगा, 1 - n, कोई वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, तो n स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो कोई सपोज के ये 0 आती है, 0 आएगी यहाँ पे, ये अगर स्लोप हो तो 0 वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी ना, कुछ भी आती है, ठीक है। सपोज कि n कांस्टेंट कर लो के, या आप m कर लें, ठीक है, तो n आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी क्या होगा, 1 - n = m - n = m - 1, n = 1 - n, तो वो n की वैल्यू आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी को एक और तरीके से भी करते हैं, वो क्या है, आप इसकी रेशियो ले लें, मसलन हम ये कह रहे हैं कि ये कोई T1 है फॉर A1 कंपाउंड, कोई A कंपाउंड है A, जिसको हमने 1 कहा, इसी तरह 2 है, वो A2 है, उसी भी किसी दूसरे टाइम पे हमने ले ली, ठीक है। अब इनकी रेशियो ले लें, T2/T1, ये मुझे लिखवाएं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऊपर माइनस, हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 n - 1, नीचे A2 n - 1, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन है ना,
और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं A1 ओवर A1 ओवर A2 यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है? एन की वैल्यू। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अब आपके पास रिलेशन क्या आ गया? यू है T2 over T1 is equal to A2 है ना, सॉरी A1 over A2 n minus 1। ऐसी कंडीशन हो और चीज कोई भी आपकी पावर में आ रही हो और पावर वाली आपको ये वैल्यू फाइंड करनी हो, तो फिर क्या करते हैं आप? लॉग लेते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो पावर्स को उसके एक्सपोनेंट में लेके आते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट में कोएफिशिएंट में लेके आते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ T2 ओवर T1 इज इक्वल टू n माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ A1 ओवर A2। ठीक है, ओके। अब आपने क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू। तो अब ये एक फैक्टर है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, ये अब नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड नेचुरल लॉग ऑफ T2 ओवर T1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ A1 ओवर A2। ये पॉइंट समझ आया? यस। n माइनस 1 लेना था, ये नीचे। अब आपने एक्चुअली फाइंड क्या करना है? n। तो ये क्या होगा? 1 प्लस दिस होल टर्म। यस। ठीक है, तो इस तरह भी आप ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फाइंड। यस। ठीक। अब अगर आपके पास ये तो है सिंपल रिएक्शंस के लिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आ जाए तो उनको हम इस सिंपल मेथड से यूजुअली फाइंड नहीं करते। वो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे जाके, जिसमें फास्ट रिएक्शंस आते हैं आपके। ठीक है, इस किस्म के जो रिएक्शंस आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो वो जो मेथड हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड के लिए, वो क्या होता है? ऑस्टवर्ड। यस। आगे ऑस्वर्ड मेथड का विस्कोसिटी वाला नहीं है, यस। ऑस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, ये यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, सपोज A प्लस B प्लस C दोज प्रोडक्ट है। अब आपने देखना है कि रिएक्शन किस रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और फिर उसका ऑर्डर क्या है। तो ऐसे रिएक्शंस को आप सिंपली यूज स्टडी नहीं कर सकते। फॉर दैट काइंड ऑफ रिएक्शन यू विल हैव टू आइसोलेट वन ऑफ द रिएक्टेंट। कि इनमें से एक रिएक्टेंट को आइसोलेट कर देना है और बाकियों के साथ हमें खेलना है। वो आइसोलेशन कैसे करेंगे आमिर भाई? कि हम किसी दो की, अगर इसका फाइंड करना है ना, तो हम इनकी कंसंट्रेशन हाई ले लेंगे, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ले लेंगे, लार्ज एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे। कंसंट्रेशन से भी ज्यादा वर्ड क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे। जब एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो क्या होगा कि उनकी चेंज कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं आएगी, तो रिएक्शन उसको डिपेंडेंट नहीं करेगा। तो एक केस पहले आप A को कर लेंगे, फिर आप B को आइसोलेट कर लेंगे, A और C को जो है वो एक्सेस में ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि C को आइसोलेट कर लेंगे, A और B को एक्सेस में ले लेंगे। ये प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल है ये फिर हम बाद में देखेंगे जब हम कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फास्ट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, मगर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि एक तो आप रिएक्शन काइनेटिक्स को कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे डिफरेंट मेथड और भी हैं, दो तीन और डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड भी है कि जिस तरह इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन थी, आपके पास डिफरेंशियल जो इक्वेशन आती है उसमें वो क्या होती है? dx ओवर dt आप लिखते थे
के इधर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 लिख देते हैं, 0 ऐसे कर सकते हैं ना, है या इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कितनों का आइडिया हो गया। आप हिट एंड ट्रायल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन कर सकते हैं, फिर जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। फिर आप ग्राफिकल वे से कर सकते हैं, हाफ लाइफ से कर सकते हैं, ठीक है, ऑसवर्ड आइसोलेशन मेथड है उससे कर सकते हैं, डिफरेंशियल रेट ट्रांसमिशन है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे अपना क्वेश्चन पूछता है तो आपको मेरा ख्याल है कि अब इसमें आपको एक्सपोज नहीं होना चाहिए बल्कि खुद के बताना चाहिए। क्या कह रहा है? तो काइनेटिक्स को किस किस तरह से स्टडी कर सकते हैं? किस मेथड से? अगर जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी हम काइनेटिक्स को कैसे स्टडी करेंगे? हाँ, तो एक रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, कोई एक रिएक्टेंट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऐसा रिएक्शन आ जाए तो उसकी हम काइनेटिक्स को कैसे स्टडी करेंगे? एब्जॉर्बेंस, थर्मोडायनामिक्स, एब्जॉर्बेंस नहीं पता। उसकी जब मैंने कह दिया कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, और मुझे भी पता है कि जब उसकी टाइम चेंज हो रहा है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पे भी इफेक्ट आ रहा है, तो आप सिंपल क्या है मटेरियल ले और उसकी जाके ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लें। ये मैंने बताया है पहले कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट को इस तरह। अब अगर कोई कंपाउंड है, अब ये नहीं बोलेगी बात आप कि आप ऐसे अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक में आप काम कर रहे हैं और वो ऑप्टिकल एक्टिव है। अब मैंने ना एक बुक किया है नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स मैंने भेजा है उनको, वो है 262, उसका टाइटल है फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि वो बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं मगर वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की काइनेटिक्स, उनकी थर्मोडायनामिक्स वो भी उनको पता होना चाहिए, उनकी क्वांटम उनको कंप्यूटेशनल कैसे आपने परफॉर्म करना है। तो वो मैंने इस दफ़ा बड़े शौक से कोर्स वो आया हुआ था तो मैंने वो भेजा है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम स्प्रिंग में वो ऑफर होता है। वो ख़ास तौर पर वो बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए वो बड़ा मज़ेदार होगा कि अब ये तो हम सिर्फ प्योर फिजिकल पढ़ रहे हैं ना, उसमें आप ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑर्गेनिक को लेके उनकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे फाइंड करनी है, रिएक्शन आ गया काइनेटिक्स कैसे करनी है, ठीक है, वो वाली बातें होगी उसमें। अब जिस तरह आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की बात की है, ये तो ऑर्गेनिक में ज़्यादा डील करते हैं ना, है ना, तो उनकी काइनेटिक्स स्टडी करेंगे, उसके लिए हमारे पास मेथड है ऑप्टिकल। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर कोई सॉल्यूशन है, आयोनिक रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? आयोनिक रिएक्शन। अच्छा, कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्ट होगा, आयोनिक रिएक्शन फास्ट होगा? आयोनिक। ये भी ज़रूर रखिए, ये बड़ा अक्सर एमसीक्यू आता होता है कि रिएक्शन कौन से जो है आपके पास है, और साथ में अगर फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन आ गया तो फिर वो उसमें फास्ट होगा। फ्री रेडिकल आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, आई समझ? अच्छा, अब अगर आप ऐसे मेथड है कि आप कंडक्टर रिएक्शन है, कंडक्टेंस वाला आयोनिक रिएक्शन है, उसमें कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, तो उसकी काइनेटिक्स अगर स्टडी करनी होगी तो हम किस टेक्निक को यूज करेंगे? हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी फाइंड करें। ठीक है बात। अच्छा, अब अगर कोई है वो कंपाउंड है जो फ्लोरेसेंस देता है, फ्लोरेसेंस ये होती है कि एक डिलेड प्रोसेस होता है, जिस तरह एमिशन होती है ना, जब एमिट चीज होती है तो लाइट आती है। एक तो होती है ना कि आप और उसके साथ एक फास्फोरेसेंस भी होती है। ये दो मुख्तलिफ आगे मेथड्स हैं, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस
is relatively delayed process as compared to emission, और phosphorescence is much delayed process as compared to fluorescence. ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन कंपाउंड को देते हैं, उसके पास ग्राउंड स्टेट में आप उनको एनर्जी देते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं. ऊपर चले गए, जब फौरन नीचे आते हैं दे एमिट लाइट, वो लाइट एमिट करते हैं. कुछ तो है वो जो फौरन कर देते हैं, फौरन लाइट एमिशन. कुछ है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. वो बाद तक भी आप सोर्स हटा भी लें तो वो उनमें चमक दमक रहती है. मसलन ये अक्सर आपने वो बैटरी वगैरह और वो देखे होंगे कि जो नाइट में भी आपके जो है वो उनमें ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनमें फ्लोरेसेंस का फिनोमेना या फास्फोरेसेंस का फिनोमेना हो रहा होता है. ठीक है. तो ऐसे जो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है उसको स्टडी करना है तो उसकी आप फ्लोरीमेट्री से स्टडी करेंगे. ठीक है. तो ये अब आपको आइडिया होना चाहिए. और अगर कोई एब्जॉर्बेंस शो करता है, उसकी कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस के साथ कोई कलर्ड कंपाउंड है, कोई डाई है, उनका रिएक्शन आप स्टडी करना चाहते हैं, उनमें चेंज क्या आ रही है, उनकी किनेटिक्स क्या है, तो वो सिंपली आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम फोटोमेट्री से कर सकते हैं. ठीक है. बात क्लियर हुई? ठीक है. तो अभी ये एक क्वेश्चन है मैंने लिख के लाया हूँ, वो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, उसको आपने उससे आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने की कोशिश करनी है. स्टेटमेंट लिखें. इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड in the numeric in the reduction of nitric oxide 50% of the reaction was completed. 50% of the reaction was completed in 108 seconds. When initial pressure was in 147 seconds initial pressure was 288 MU50. Find order of reaction. जी का क्या है यार मैंने बस ही ये दो दफा इनिशियल तो एक ही होता है, पहला होता है, दो दफा क्यों है? टाइम सोचो, मैंने सोच लिया, अगर आपने क्या सोचा होगा. अब यहाँ पे देखें, 50% of the reaction was completed. 50% mean half life वाला मेथड यूज करेंगे. रिएक्शन की ना उस पे यूज देखिए, स्टेटमेंट पे गौर और फिक्र करें, तदब्बर करें. 50% of the reaction was completed in 108 seconds when initial pressure was determined. उस वक्त जो प्रेशर है वो है. And in 144 seconds, in 147 seconds, initial pressure was 288 mm. अब इसमें क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाली आपके पास वो है, वो इक्वेशन क्या है, 1 प्लस लॉग ऑफ ए सॉरी T2 ओवर T1 है, और लॉग ऑफ A1 ओवर
A2 यही थी ना। यस सर। इसको आप एक और रू भी लिख सकते हैं। अच्छा इससे घबराना नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, वो क्या है आप इसको रू भी लिख सकते हैं। नीचे क्या होगा फिर प्रेशर ये एक बार है, अच्छा है हाँ है ना। अगर इधर T2 ऊपर है तो इधर A1 नीचे होगा, ये नीचे वाले A1 क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन है ना। अगर इधर T1 है तो इधर A2 होगा। यस सर। सही है। तो उसको नहीं जाना के साथ में तो वो एक लिखवाई थी वो लिख रहा है। अच्छा आगे अब यहाँ पे अब आपको ये फाइंड करना है T2 क्या है, ठीक है, और A2 क्या है। अब इस पे आप पे डिपेंड करता है कि जो जिसके साथ है उस तरह कर ले इनिशियली। मतलब कंप्लीटेड इन 1, ठीक है, 50% ऑफ द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10, मीन कि ये थोड़ा सा बाद में हो रहा है तो उसको आप 2 समझ लें, T2, और इसके साथ जो कंसंट्रेशन है वो A2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एंड इन 144 सेकंड्स ये इसको आप T1 कहेंगे और इसको फिर क्या कहेंगे A1। अब दूसरा पॉइंट ये है कि उसके साथ ये है तो इसको T1 कहेंगे तो फिर इसको T1 कहेंगे, है। अगर इसको T2 कहेंगे तो फिर इसको T2 कहेंगे। अब इधर यहाँ पे पुट करें वैल्यू क्या आती है। अच्छा यहाँ पे मैंने ना लॉग लिखा है, हाँ एक ही बात वो एक ही बात बन जाती है, मैं आपको बताता हूँ। ये जरा इस पे करें लॉग ऊपर के नीचे इसको करें, देखो सॉल्व करें फिर हमें गौर करें। A1 और A2 को कंसंट्रेशन है तो आप प्रेशर गैस के सिस्टम में कंसंट्रेशन को आप प्रेशर की सूरत में लेते हैं। ये बात की आपने पहले। नहीं लाए 2 है 2 है एन की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक एन की वैल्यू 3 लिखो इसका आंसर मुझे बोलना नहीं होगा। पॉइंट्स भी हो सकते हैं मगर क्योंकि ऑर्डर पॉइंट पे भी हो सकता है, हाफ ऑर्डर भी होते हैं लेक्चर, मगर अगर वो बहुत करीब हो किसी राउंड ऑफ करें तो वो अगर थ्री तो ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर कितना आया 3, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या करेगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर हाँ एन की वैल्यू है ना 3, थर्ड ऑर्डर। ठीक है इरेज कर दो। अब वो वाली बात जो वो कह रहे थे कि नेचुरल लॉ और दूसरा लॉ वाली बात बता रहे थे कि आपकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनी थी T1 ओवर T2 इज इक्वल टू क्या बना था A2 ओवर A1, ऐसा ही था ना। और ऊपर n-1 यही था। तो मैंने पहले बताया कि वो T2 ओवर T1 मगर उस केस में फिर A1 ओवर A2 था,
ये जानबूझ के मैंने इस तरह लिख दिया ताकि आपको याद। अब अगर आप लॉग लेते हैं नेचुरल लॉग दोनों साइड पे, तो वो क्या होता है T1 ओवर T2, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ A2 ओवर A1 n-1, ठीक है। अब जो नेचुरल लॉग होता है ना, ये किस इक्वल होता है 2.303 लॉग बेस 10 इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर लॉग बेस 10 लिखते हैं तो क्या होगा 2.303 लॉग ऑफ T1 ओवर T2, इधर भी यही आएगा, यस नेक्स्ट स्टेप में, यस सर ठीक है। तो आपके पास दो रिलेशन होंगे, वो एक ही बात यहाँ पे एक बात, हाँ जी। यस सर अब आपको एक चार्ट बनाना आना चाहिए, चार्ट अगर एक टेबल बनाना आना चाहिए। वो क्या, वो आपको जब आ जाएगा तो आपको टेबल बड़ी क्लियर होगी। उस टेबल में ये आपने घर से बना के लाना है, असाइनमेंट दे रहा हूँ। वो क्या है, आपने लिखना है, यहाँ पे लिखना है रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखना है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखना है रेट कांस्टेंट इक्वेशन जो है आफ्टर इंटीग्रेशन के रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या करता है इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट, यहाँ पे लिखना है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखना है हाफ लाइफ और यहाँ पे लिखना है एग्जाम्पल। ये टेबल आपने बनाना है, ये जब बनाएंगे ना, ये असाइनमेंट है आपकी छोटी सी, उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3, ठीक है, 4, जो भी लिखे, यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना है, मतलब A to P जा रहे हैं, अगर वो जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे लिखना है कि ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जीरो या यूं लिख लें, यहाँ पे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे उसका रेट कांस्टेंट कैसे वो लिखते हैं, वो लिखने हैं रेट कांस्टेंट वाला इक्वेशन, यहाँ पे उसके यूनिट्स लिखने हैं, यहाँ पे उसकी हाफ लाइफ लिखनी है और यहाँ पे उसकी एग्जांपल लिखनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो उसकी एग्जांपल कौन सी होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर सेकंड है जीरो, सेकंड में आपके पास क्या है A to P है, तो इधर आप लिखना है कि फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर है तो 2AP होगा, है। थर्ड में आपका सेकंड ऑर्डर ये है, मगर A plus B to P है ना, डिफरेंट यही पढ़े है ना आपने अभी तक, तो इसलिए आपने फिर ये अगर सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट कांस्टेंट लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, हाफ लाइफ, एग्जैक्ट। ये जब प्रैक्टिस करके करेंगे ना, तो ये फिर चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला भूलेंगी नहीं, ठीक है। ये आपकी साइड समझ आ गया पॉइंट, तो ये एक चार्ट बन जाएगा, टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपको पता लग जाएगा कि आपकी अब हर चीज़ आपके सामने होगी कि क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, यस। और अगर हो सके तो एक और कलर भी बन सकता है ग्राफ पर, वो ये कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसा होगा, सेकंड ऑर्डर का कैसा होगा, तो ये भी एक टेबल आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक किस्म का आपका वो जो है ना
अगर हमने एक दिन में बल्कि 15 मिनट्स में अगर ये कोर्स पढ़ाना होगा काइनेटिक्स का तो वो हम यूँ पढ़ा देते हैं। ये लिखो जिस तरह वो एफएससी वालों को करवाते हैं क्रैश कोर्सेज, है ना, वो ये लिखते जाओ, हमने तो पढ़ा दिया भाई, बाकी वो जाने फिर वाटर फास्ट सारे। जिस तरह अक्सर वो इंग्लिश की वो फेसबुक पे आता है कि टेंसेस विद इन 30 सेकंड्स 30 मिनट्स है बच्चों का मुस्तकबिल खराब। सर डॉक्टर ने एक मंथ में एमबीबीएस डॉक्टर, हाँ एमबीबीएस डॉक्टर बड़े जी सर क्या लिस्ट हो गया होता है एंड पे लिखते हैं इंशाल्लाह। तो ये पॉइंट समझ आया आपको, जो असाइनमेंट ये जब करेंगे ना तो ये इसको सोच के खुद से करें, इधर उधर से ना लिखें, है तो फिर तो रहेगी अच्छी प्रैक्टिस। अगर नेट पर कहीं से देख के लिखते जाएंगे तो वो फिर मसला करेंगे, एक दफ़ा सोच के बैठ के लिखेंगे तो वो ठीक है। याद करेंगे फिर लिखेंगे, याद नहीं करना। नहीं आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आप चीज़ें याद क्यों करते हो, उसने कहा मैं याद इसलिए करता हूँ कि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। हाँ अच्छा वर्ड समझ आया कि मेन की चीज़ें याद करने का क्या मतलब होता है कि आपके पास टाइम नहीं है कि यू हैव नो टाइम टू ओपन द बुक और गो टू द लाइब्रेरी गो थ्रू द बुक्स, आपके पास टाइम नहीं है, आप चीज़ें याद कर लो कि जाके रोज पढ़े याद होगी नहीं तो है, तो ये काम नहीं करना, समझ रहे हैं? हाँ जी ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें आपने देखना आप क्या करते हैं। हाँ अब ये क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली पढ़ लेते हैं ना